नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब आनंद ले रहे होंगे। अपनी क्लासों की तैयारी अच्छी चल रही है, सभी बच्चे प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं और लगातार इस तैयारी को बनाए रखते हुए ब्रेन बीट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके लिए नेक्स्ट जीके की करंट जीके स्टैटिक से रिलेटेड क्लास लेके आए। अगर करंट या स्टैटिक से रिलेटेड क्लास की बात करें तो अपने 8-9 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। अगर उन क्वेश्चनों का क्विकली या फास्टली रिवीजन करके उसके बाद जो नए क्वेश्चन आने वाले उस पर बात करेंगे। ज्यादा देरी न करते हो, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो कल्याण सिंह नगर जो जिला नया घोषित किया गया था वो यूपी से रिलेटेड था। यूपी का 76वां जिला घोषित किया गया। अगर इस कंपनी की बात करें तो SJ100 नाम से एक विमान की तैयारी की गई है जो भारत के अंदर बढ़ने वाला पहला यात्री विमान होगा, अर्थात पहला स्वदेशी यात्री विमान की बात करें तो SJ100 करके HAL कंपनी के साथ समझौता किया गया, रूस के कंपनी का, और रूस से यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ये एग्रीमेंट होता है। अगर इंडियन राइस कॉन्फ्रेंस 2025 या फिर इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ तो भारत के भारत मंडपम दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद धोखाधड़ी से निपटने के लिए BOB और SBI के द्वारा लॉन्च किए गए नया ऐप है। उसके बाद साफ अगर बात करें कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रॉफी जो चौथा संस्करण रांची झारखंड के अंदर आयोजित किया गया था, इसकी टॉप टीम कौन से देश की रही थी तो भारत रही थी। भारत ने कुल 58 मेडल जीते थे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आंकड़े अच्छे बनते हैं। आज की बात करें तो आज के जमाने के अंदर सेंटर अगर लेवल का कोई एग्जाम है तो सेंटर लेवल एग्जाम के लिए स्पोर्ट्स के आंकड़े और सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय जो बैठकें होती है उनसे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने लग गए। हर किसी शिफ्ट के अंदर लगभग 7-8% यानी 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या फिर स्पोर्ट्स के आंकड़ों पर आधारित होते हैं। तो अपना जो सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो किया गया था वो भारत के अंदर किया गया था और इसमें टॉप टीम जो थी वो भारत थी और भारत ने कुल 58 मेडल जीते थे। उसके बाद जो गोरकीपीडिया लॉन्च किया गया था एलन मस्क की कंपनी XAI के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद व्यास सम्मान पुरस्कार 34वें नंबर का सूर्यबाला को मिला था, यानी 2025 के अंदर सम्मानित होने वाली व्यास सम्मान पुरस्कार से महिला कौन है तो हम बोलेंगे सूर्यबाला। उसके बाद गणतंत्रता दिवस पर अपने यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े नेता आने वाले हैं, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी। वीर बाल दिवस की 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। सिख धर्म के 10वें जो गुरु थे उनके पुत्रों के बलिदान और त्याग के रूप में बनाए जाने वाला दिवस है जिसे वीर बाल दिवस के नाम से जाना गया। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को ही 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई जिसे बदलाव के नाम से सन 2019 के बाद जाना गया। उसके बाद 28 मई 2023 की बात करें तो अपने नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। 28 अगस्त 2014 की बात करें तो जन धन योजना शुरू की गई थी। आज का जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है इस स्टैटिक की क्लास का वो क्वेश्चन है कि भारत के अंदर पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कब हुई। हमने कल देखा था कि हाइड्रोजन के लिए प्लांट कहां स्थापित किए गए, तो हाइड्रोजन के लिए जो प्लांट स्थापित किए गए वो भारत के कांडला गुजरात के अंदर और गोरखपुर यूपी के अंदर प्लांट स्थापित किए गए। लेकिन आज का जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन है कि भारत के अंदर पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत कहां से हुई। तो अपने जो इस क्वेश्चन का आंसर है यानी भारत के अंदर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत कहां से होती है तो बच्चों सबसे पहली बात इस ट्रेन को किस नाम से जाना गया, अर्थात इस ट्रेन को क्या नाम दिया गया तो नमो ग्रीन नाम से भारत के अंदर, नमो ग्रीन नाम से भारत के अंदर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत होती है और यह शुरुआत भारत के हरियाणा राज्य से की गई। अगर बात करें हरियाणा के कौन से स्टेशन से तो जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत रेलवे स्टेशन के मध्य 89 किलोमीटर की दूरी तय कर यह ट्रायल शुरू किया गया। तो अपना जो क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है वो हरियाणा स्टेट है, यानी हरियाणा राज्य से भारत के अंदर पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की जाती है और ये 89 किलोमीटर लंबी 89 किलोमीटर दूरी का सफर तय कर नमो ग्रीन नाम से एक ट्रेन की शुरुआत की गई। अगर बात करें हरियाणा के वर्तमान CM कौन है तो बच्चों ध्यान रखना है अपने हरियाणा स्टेट का, हरियाणा राज्य के वर्तमान CM की बात करें तो हरियाणा स्टेट के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो नायब जी सैनी है। तो बच्चों ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना है, नायब जी सैनी हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा से ही हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की जाती है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 जो क्वेश्चन रहने वाला है 2025 में भारत ऊर्जा सप्ताह, देखो फरवरी महीने के अंदर फरवरी महीने का पहला जो वीक होता है उसे ऊर्जा सप्ताह के रूप में घोषित किया जाता है और क्वेश्चन पूछा गया कि 2025 में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो है भारत ऊर्जा सप्ताह। अगर भारत ऊर्जा सप्ताह की बात करें तो इस सम्मेलन का आयोजन
इस बैठक का जो आयोजन किया जाता है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में अर्थात पहले सप्ताह के अंदर जो आयोजित किया जाता है उसे भारत ऊर्जा सप्ताह के रूप में नाम से जाना जाता है। रही बात दूसरी, कौन सा मंत्रालय इस सप्ताह का आयोजन करवाता है, तो ध्यान रखना है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगर बात आए कि वर्तमान में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना है बच्चों, हरदीप सिंह पुरी वर्तमान के अंदर पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं। और हरदीप सिंह पुरी द्वारा सन 2025 के अंदर ऊर्जा सप्ताह का जो कार्यक्रम रखा गया था वो दिल्ली के अंदर, अर्थात अपना जो अनसर रहने वाला है वो अनसर है नई दिल्ली के अंदर 2025 में ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया गया। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2024 से बनते हैं, अर्थात 2024 में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कौन से स्टेट से किया गया, तो बच्चों 2024 का जो आंसर रहने वाला है वो गोवा स्टेट है। जबकि 2025 का अपनी स्लाइड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 के अंदर भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया, तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो नई दिल्ली के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो फरवरी के पहले वीक के अंदर, पहला जो वीक है उस वीक को ऊर्जा सप्ताह के रूप में घोषित किया गया और इस 2025 का आयोजक जो शहर रहा है वो दिल्ली शहर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापद युद्धाभ्यास 2025 यानी दो देशों के मध्य मिलिट्री ट्रायल के लिए या फिर दो देशों के मध्य सेनाओं के आपसी तकनीकी को समझाने के लिए युद्धाभ्यास किए जाते हैं। इन युद्धाभ्यासों में से पूछा गया कि हाल ही में जो जापद नाम से युद्धाभ्यास है जो 2025 के अंदर आयोजित किया गया है वो किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास को जापद युद्धाभ्यास का नाम दिया गया। देखो अभी हाल ही में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य है, तो वैसे जापद की बात करें तो इससे पहले अगर क्वेश्चन बनते हैं कि अगर पूछा जाए कि भारत और अमेरिका के बीच में, भारत व अमेरिका के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, तो बच्चों ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन बनता है कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया युद्धाभ्यास है, तो युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में किया गया जो 21वां संस्करण था। अर्थात 21वें संस्करण का आयोजन जो किया जाता है वो आयोजन अलास्का के अंदर किया जाता है। अलास्का क्षेत्र अमेरिका का क्षेत्र है। अर्थात जो युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में जो 21वां संस्करण था उसका आयोजन अलास्का अमेरिका के अंदर आयोजित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि भारत और जापान के बीच में कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, अर्थात भारत और जापान के बीच में होने वाले जो युद्धाभ्यास है वो युद्धाभ्यास कौन से हैं, तो बच्चों ध्यान रखना है भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में जो युद्धाभ्यास का आयोजन, ये वो मोस्टली क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी युद्धाभ्यास से रिलेटेड कंसेप्ट पूछे जाते हैं। अगर पूछे कि भाई भारत और जापान के बीच में कौन से युद्धाभ्यास हुए, तो बच्चों एक तो ध्यान रखना है धर्म गोर्जियस। अगर पूछा जाए कि धर्म गोर्जियस युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ, तो धर्म गोर्जियस युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ। जबकि भारत और जापान के मध्य होने वाला दूसरा जो युद्धाभ्यास है वो जिम्बैक्स करके। अगर तीसरे युद्धाभ्यास की बात करें तो जा माता युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत की मिलिट्री और जापान देश की मिलिट्री ने मिलकर किया, यानी जा माता, जिम मैक्स और धर्म गोर्जियस जो युद्धाभ्यास रहे थे वो भारत और जापान की संयुक्त सेना के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास हैं। उसके बाद आगे की बात करें कि भाई जो तीसरा ऑप्शन है भारत और फ्रांस के मध्य कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, अर्थात भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्धाभ्यास होते हैं, भारत और फ्रांस की संयुक्त सेना के बीच में जो युद्धाभ्यास होते हैं उसमें नंबर 1 गरुड़ युद्धाभ्यास है, नंबर 2 वरुण युद्धाभ्यास है और नंबर जो 3 है वो शक्ति युद्धाभ्यास है। यानी गरुड़ युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य होता है, वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं और शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत और फ्रांस की मिलिट्री के बीच होते हैं। अब रही अपने क्वेश्चन की बात, अगर बात करें कि भारत और जापद जो युद्धाभ्यास है वो किन दो देशों के मध्य हुआ, तो जापद युद्धाभ्यास 2025 के अंदर आयोजित किया गया जो भारत और रूस के मध्य आयोजित हुआ। अर्थात अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहने वाला है भारत और रूस, यानी भारत और रूस के मध्य जापद युद्धाभ्यास हुआ। इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन पूछे तो एक तो ध्यान रखना है इंदिरा युद्धाभ्यास जो अभी
भारत अपने राजस्थान के अंदर ग्राम सेवक की वैकेंसी के अंदर इंदिरा युद्धाभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, पूछा गया था कि इंदिरा युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इंदिरा युद्धाभ्यास जो भारत और रूस देश के मध्य है, जो 14वां संस्करण था, अर्थात 14वीं बार इंदिरा युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। और इसका आयोजक जो देश रहा था वो अपना भारत रहा था। और भारत के पुणे शहर में, अर्थात महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है, इस शहर में भारत और रूस की मिलिट्री के मध्य आयोजित किया गया था इंदिरा युद्धाभ्यास। तो इंदिरा जापद भारत और रूस के मध्य, सिम्बैक्स की बात करें, जामाता की बात करें, धर्मगोर्जियस की बात करें तो भारत और जापान के मध्य, फ्रांस के मध्य गरुड़, वरुण और शक्ति नाम से युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। जबकि युद्ध अभ्यास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पावरफुल कंट्री अमेरिका देश के साथ भारतीय सेना ने मिलकर एक युद्धाभ्यास किया, जिसे युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया, जो 21वां संस्करण था, जिसका आयोजक शहर अलास्का अमेरिका रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है 14 नंबर, वो संविधान संशोधन से रिलेटेड। ये भी एक पॉलिटिकल का मोस्टली कंसेप्ट बनता जा रहा है। आज के टाइम की बात करें तो संविधान से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस के अंदर 50 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उस 50 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड 50 क्वेश्चनों में से लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल के पार्ट से मिलने वाला है। और इस पॉलिटिकल का जो मोस्टली पार्ट माना गया है वो संविधान संशोधन माना गया है। अब देखो, संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की शक्ति या पावर किसके हाथ में है? तो संसद के हाथ में है। अर्थात संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा से संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अर्थात संसद के पास पावर है कि वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। संविधान संशोधन की बात करें तो बेसिक सी लैंग्वेज के अंदर बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित जो संविधान है, उसको समय समय पर सिचुएशन को देखते हुए अगर थोड़ा कुछ चेंज करना हो तो उस प्रक्रिया को संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहा जाता है। और इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आर्टिकल 368 के अंदर दर्शाया गया। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अगर पूछा जाए किस देश से संविधान संशोधन की अफ्रीका को अपना संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया, तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है साउथ अफ्रीका। अर्थात भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जोड़ा गया वो साउथ अफ्रीका के संविधान को देखते हुए जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अगर पूछा जाए पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था वो सन 1951 के अंदर हुआ था। अगर बात करें किस प्रधानमंत्री के टाइम में हुआ था, तो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया, तो जो 1951 का संविधान संशोधन है। उसके बाद बात रही 106वां संविधान संशोधन। देखो अब तक कितने विधेयक पास हो चुके हैं, तो अगर विधेयक की बात करें तो 130 विधेयक पास हो चुके हैं। 130 विधेयक, एक तो देखो संविधान संशोधन शब्द आता है और एक शब्द आता है विधेयक। विधेयक की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन से या फिर संसद के संयुक्त अधिवेशन से अगर बिल पास होता है, उसके बाद बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे तो उसे संविधान संशोधन का नाम देंगे। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करे तो उसे संविधान विधेयक के नाम से जाना जाता है। तो आज तक 130 संविधान विधेयक पास हो चुके हैं। अर्थात 130 संविधान विधेयक जो पास हुए हैं, उसमें जो सबसे नया विधेयक है यानी 130वां विधेयक कौन सा है, तो 130वां विधेयक पास किया गया है कि या तो संसद के अंदर, संसद या फिर विधानमंडल के किसी भी सदस्य का, संसद या फिर विधानमंडल के सदस्यों का अगर 1 माह का कारावास, यानी किसी भी संसद के सदस्य या फिर किसी भी विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के किसी भी सदस्य को 1 महीने की जेल होती है, तो उसको उसके पद से हटना पड़ेगा। और ये विधेयक नंबर 130 है जो 2025 के अंदर पास किया गया। राष्ट्रपति द्वारा आज तक हस्ताक्षर न करे जाने के कारण हम इसे संविधान विधेयक का नाम देंगे। जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा उस दिन हम संविधान संशोधन का नाम देंगे, यानी 130वां विधेयक। उसके बाद 129वें विधेयक की बात करें तो 129वां जो विधेयक था वो 1 इलेक्शन 1 कंट्री यानी 1 राष्ट्र 1 चुनाव की प्रक्रिया, ये 129वां संविधान विधेयक था। अर्थात सभी चुनाव यानी संसद
और विधानमंडल के जो चुनाव है वो एक ही टाइम पर करवाए जाए, इसके लिए विधेयक संसद के अंदर पास किया गया, जो 129वां नंबर का विधेयक है। अगर 128वें विधेयक की बात करें तो 128वां विधेयक जो है उस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, जो 106वां संविधान संशोधन का रूप धारण किया। अब 106वां संविधान संशोधन का संबंध किससे, अगर इससे रिलेटेड बात करें तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम। देखो नारी शक्ति वंदना अधिनियम के अंदर क्या फैसला लिया जाता है कि संसद या फिर विधानमंडल चुनाव के अंदर, संसद या फिर विधानमंडल चुनाव के अंदर 1/3 या फिर 33% महिलाओं का आरक्षण होगा। इस संविधान संशोधन में बदलाव किया गया और यह संविधान संशोधन 106 नंबर का संविधान संशोधन था। अगर बात करें कि नई संसद भवन जो अपनी नई पार्लियामेंट है, जो 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया, उस नई संसद भवन में पास होने वाला प्रथम विधेयक था। यानी नई पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे पहले विधेयक पास किया गया था वो नारी शक्ति वंदना अधिनियम है। इस अधिनियम को किसने पढ़ा, तो बच्चों ध्यान रखना है, इस अधिनियम को पढ़ने वाले थे अर्जुन मेघवाल, जो भारत के अंदर वर्तमान कानून मंत्री है। अगर बात करें भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन भारत सरकार के अंदर वर्तमान कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संपूर्ण भारत को जानकारी दी कि आगे होने वाले पार्लियामेंट, संसदीय चुनाव और विधानमंडल के चुनाव में 1/3 अर्थात 33% आरक्षण महिलाओं को रिजर्वेशन रखा जाएगा, जिस विधेयक को नारी शक्ति वंदना अधिनियम दिया गया। विधेयक नंबर 128 था, जबकि संशोधन नंबर 106 पारित किया गया। और ये चुनाव जो आगे होने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इस विधेयक को या फिर इस अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा। एक तो यहां से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ओबीसी आरक्षण। देखो ओबीसी आरक्षण की बात करें तो 93वां संविधान संशोधन जो सन 2005 के अंदर पारित किया गया था, और इस 93वें संविधान संशोधन के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। तो अगर पूछे ओबीसी से रिलेटेड आरक्षण कौन सा है, तो हम बोलेंगे ओबीसी आरक्षण 27% जो पारित किया गया वो 93वां संविधान संशोधन सन 2005 की बात है। उसके बाद आगे बात करें कि भारत बांग्लादेश भूमि आवंटन, जिसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। अगर पूछ ले एलबीए समझौता किन दो देशों के मध्य होता है, तो एलबीए समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, जिसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यानी भूमि सीमा करार का नाम दिया गया। और ये जो संविधान संशोधन था ये 100वां संविधान संशोधन था जो 2015 के अंदर पारित हुआ। तो अगर पूछ ले एलबीए संशोधन कब हुआ, तो 100वां संविधान संशोधन है जो सन 2015 के अंदर पारित किया गया। ओबीसी को आरक्षण 27% किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया, तो 92वां संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन सन 2005 के अंदर पारित किया गया। अगर पूछा जाए नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है वो कौन सा संविधान संशोधन है, तो संविधान संशोधन 106वां संविधान संशोधन है। जबकि विधेयक की बात करें तो ये 128वां विधेयक है, और अब तक संसद में 130 विधेयक पास हो चुके हैं। बाकी बेसिक से जानकारी संविधान संशोधन से रिलेटेड साउथ अफ्रीका से लिया गया, आर्टिकल 368 के अंदर है। पार्ट के अंदर बात करें तो 20वें भाग में है, और संविधान संशोधन संसद सदन से पास किया जाता है। देखो अपने आज के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो करंट जीके का मेनली रोल रहता है। अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो लगभग 40% वेटेज करंट जीके का रहने वाला है, अर्थात 50 में से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपको करंट जीके से मिलने वाला है। और अपने ब्रेन बिट की हर संभव कोशिश ये रहेगी जो 50 में से 18 और 20 क्वेश्चन करंट जीके से रिलेटेड बढ़ने वाले हैं वो आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जल्दी कंप्लीट करवाएं। जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी और रेलवे का आगे एग्जाम देने वाला है वो बच्चा खास करके अपने नोटबुक में नोट करते चले इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप सिलेक्शन के नजदीक जाओगे। अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन उस टाइम होता है जब बच्चा टीचर के समान व्यवहार करे, यानी अर्थात टीचर के साथ उतनी सपोर्ट अगर स्टूडेंट की रहती है तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और हम गारंटी देते हैं कि अपनी जो क्लास से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों से ही क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो बच्चों 14वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर नारी शक्ति वंदना अधिनियम है। उसके बाद नई जीएसटी स्लैब कब लागू हुआ। अब देखो जीएसटी से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन बढ़ते हैं। मेन पार्ट है पूछा जाएगा 100% क्वेश्चन बनेगा, या तो एसएससी, जीडी, रेलवे हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएसटी से रिलेटेड आज तक जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है। अगर पूरे नाम की बात करें तो जीएसटी को कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से
से जानते हैं। काफी बार हिंदी में क्वेश्चन बनते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो सामान और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब सम्मान और सेवा कर से रिलेटेड है। अगर बात करें जीएसटी कब लागू हुआ भारत के अंदर, तो जीएसटी भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 के अंदर लागू हुआ। अगर आगे बात करें कि जीएसटी को किस देश से भारत ने अपनाया, तो भारत ने कनाडा का मॉडल जीएसटी का अपनाया, अर्थात कनाडा की जो मॉडल है जीएसटी उसको अपनाने वाला भारत है। उसके बाद बात करें कि किस समिति पर, कौन सी समिति है जिस समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया, तो बच्चों ध्यान रखना है विजय केलकर समिति पर भारत के अंदर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। अगर बात करें पहला ऐसा कौन सा स्टेट है यानी प्रथम राज्य कौन सा है जिसने जीएसटी को अपनाया, तो आसाम स्टेट रहने वाला है। अगर बात करें कि अंतिम राज्य कौन सा है जिसने जीएसटी को अपनाया, तो अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तो राज्यों की श्रेणी से 31 अक्टूबर 2019 को हटाया गया था, 2017 में जीएसटी लागू की गई थी। तो जो आखिरी राज्य भारत का जिसने जीएसटी को अपनाया वो राज्य जम्मू कश्मीर है। सबसे पहले जीएसटी को अपनाने वाला आसाम स्टेट है। कनाडा मॉडल पर आधारित भारत की जीएसटी है। अगर बात करें जीएसटी की जो शुरुआत थी, उस शुरुआत में कितनी टैक्स स्लैब थी, अगर पूछा जाए कि जीएसटी किस विभाग द्वारा लागू किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय जीएसटी की दरें निर्धारित करता है। और अगर शुरुआत में दर की बात करें तो जीएसटी की जो 5 टाइप की शुरुआत में दर थी, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, अर्थात शुरुआत में जीएसटी जो भारत में लागू की जाती है वो 5 स्लैब पर लागू की जाती है। लेकिन अब नई जो जीएसटी लागू की गई थी, वो जो नई स्लैब लागू की गई थी वो 22 सितंबर 2025 से लागू हो चुकी है। और इस नई जीएसटी के अंदर जो दर निर्धारित की गई है उसमें 0% है, 5% है, उसके बाद बात करें तो 18% है, और उसके बाद बात करें तो 40% है। यानी नई जीएसटी स्लैब में दरों की संख्या घटाकर 4 कर दी गई है, जिसमें खाद्यान्न और शिक्षा पर जीएसटी 0% रहेगी। जितने भी भारत में मादक पदार्थ, नशीले जो पदार्थ होते हैं उस पर जीएसटी 40, अल्कोहल पर मुख्यतः सबसे ज्यादा जीएसटी लागू की है, अर्थात 40% जीएसटी रहने वाली है अल्कोहल पर, और सबसे कम जीएसटी खाद्यान्न और शिक्षा पर रहने वाली है। उसके बाद 22 सितंबर 2025 से जीएसटी स्लैब नया लागू कर दिया गया। अगर आगे बात करें तो 7 सितंबर 2025, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है 7 सितंबर 2025 की। देखो, एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस जिसे इंटरपोल का नाम से जानते हैं, अगर इंटरपोल की स्थापना की बात करें तो इंटरपोल की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923। 7 सितंबर 1923 को स्थापना होती है। इंटरपोल का हेड ऑफिस की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस अर्थात फ्रांस के अंदर है। इंटरपोल वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसे अंतरराष्ट्रीय पुलिस के नाम से जानते हैं, और इसीलिए इंटरपोल की स्थापना दिवस हम हर वर्ष 7 सितंबर को बनाते हैं। लेकिन बात रही कि 2025 में इंटरपोल की कौन सी स्थापना दिवस बनाया गया, तो बच्चों खास करके ध्यान रखना है 2025 में इंटरपोल का 102वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, अर्थात इंटरपोल की स्थापना को 102 साल पूरे हो चुके हैं। 2025 में इंटरपोल की 102वीं स्थापना दिवस के रूप में, यह 102वीं वर्षगांठ के रूप में आयोजित किया गया। अब रही बात भारत के अंदर, तो इसी इंटरपोल की तर्ज पर भारत सरकार द्वारा भारत पोल लागू किया गया है। यानी भारत पोल वो काम करेगा जो अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय पुलिस और भारत के मध्य की जो कड़ी है, भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय पुलिस के मध्य की जो कड़ी है वो भारत पोल के नाम से जानी जाएगी। और अगर बात करें भारत पोल को लागू करने वाली संस्था कौन सी है, तो सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो जो इन्वेस्टिगेशन है, जिसे केंद्रीय जांच एजेंसी के नाम से जानते हैं, इस केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा भारत पोल की शुरुआत की गई इंटरपोल की तर्ज पर। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए किस संस्था के द्वारा भारत पोल की शुरुआत की गई, तो बच्चों ध्यान रखना है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से इंटरपोल की तर्ज पर एक नया ऐप भारत पोल लॉन्च किया गया, जो इंटरपोल और भारत सरकार के मध्य की कड़ी के रूप में काम करेगा। 7 सितंबर 2025 है इंटरपोल की स्थापना होती है। 7 सितंबर 1923 को 102वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। उसके बाद बात करें कि भाई 22 सितंबर को नई जीएसटी स्लैब लागू की जाती है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वां नेशनल गेम अर्थात राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस शहर में किया गया। अर्थात क्वेश्चन पूछा गया कि जो नेशनल गेम, अब देखो नेशनल गेम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम एक फास्टली रिवीजन करते हैं। नेशनल गेम अर्थात राष्ट्रीय खेल। अब राष्ट्रीय खेलों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब हुई,
यानी सबसे पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है अपना वो है राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब हुई। अगर पूछ ले राष्ट्रीय खेल का पहला जो संस्करण था उस प्रथम संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया, या फिर 38वां जो अपना क्वेश्चन है 38वां नेशनल गेम का आयोजन किस शहर में किया गया, या फिर कितने वर्षों के अंतराल में राष्ट्रीय गेमों का आयोजन किया जाता है, या फिर 37वां जो नेशनल गेम था 37वां जो राष्ट्रीय खेल था उस राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस शहर में किया गया, और आगे जो 39 39वां जो नेशनल गेम होना है उस नेशनल गेम का आयोजन कौन सा राज्य या कौन से शहर में किया जाएगा। अब देखो इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। अगर बात करें देखो शुरुआत की, अगर राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब हुई तो ध्यान रखना है 1928 में नेशनल गेम की शुरुआत की गई थी। अगर पूछा जाए कि पहला आयोजन कौन सा शहर रहा था तो पहला आयोजन जो था यानी राष्ट्रीय गेमों का जो प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया था वो पाकिस्तान के लाहौर शहर में किया गया था। अब ये ज्यादा सरप्राइज वाली बात नहीं है क्योंकि 28 में शुरुआत हुई थी, अर्थात भारत या हिंदुस्तान में ही शामिल था पाकिस्तान, और पहले संस्करण का जो आयोजन किया गया था वो पाकिस्तान के लाहौर शहर में किया गया था। अब बात आई 38वां नेशनल गेम, और 38वें नेशनल गेम की अगर बात करें कि आयोजन किस वर्ष किया गया तो 38वें नेशनल गेम का आयोजन सन 2025 में रहा। यानी अगर संस्करण का समय पूछ ले तो 28 जनवरी 2025 को नेशनल गेम का फाइनल संस्करण का आयोजन किया गया। अगर पूछा जाए 38वें नेशनल गेम का आयोजन कौन सा राज्य रहा तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है अपने भारत का उत्तराखंड राज्य, अर्थात 38वां जो संस्करण था उसका आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया। अब जो स्पोर्ट्स के आंकड़े, उन स्पोर्ट्स के आंकड़ों से ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो शुभंकर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। 37वें नेशनल गेम का शुभंकर बताओ, या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर बताओ, या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर बताओ। जैसे हाल ही में अब ग्राम सेवक का जो एग्जाम हुआ था राजस्थान राज्य के अंदर, उस ग्राम सेवक एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वां संस्करण था उस 5वें संस्करण का आयोजन कौन सा राज्य रहा, तो अपना ये बिहार आंसर था। जैसे राजस्थान के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। अगर पूछा जाए कि भाई 38वां जो नेशनल गेम था उस नेशनल गेम का शुभंकर क्या रखा गया था, तो 38वें जो नेशनल गेम का शुभंकर था वो था मौली करके। तो शुभंकर ध्यान रखना है, नेशनल गेम 38 का जो शुभंकर रहने वाला है वो मौली शुभंकर था, अर्थात उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है उसी उत्तराखंड के राज्य पक्षी के नाम पर उत्तराखंड में 38वां जो नेशनल गेम हुआ था उसका शुभंकर निर्धारित किया गया था। अगर बात करें कि 38वां जो नेशनल गेम का उसका टॉप राज्य कौन सा रहा था, अर्थात प्रथम स्थान किस राज्य का रहा, तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट रैंक रही थी वो महाराष्ट्र स्टेट की रही थी। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर पूछा जाए नेशनल गेम की शुरुआत, सबसे पहले नेशनल गेम का आयोजन कहां किया गया, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, शुभंकर क्या निर्धारित किया गया, और फर्स्ट रैंक कौन से स्टेट की रही। अगर इससे पिछले की बात करें यानी 37वां नेशनल गेम, उससे पहले अगर पूछ ले कितने सालों में एक बार आयोजन किया जाता है, तो बच्चों ध्यान रखना है नेशनल गेम हर 2 सालों के अंतराल में, हर 2 वर्ष के अंतराल में आयोजन होने वाला एक राष्ट्रीय खेल है। अगर बात करें इससे पिछला नेशनल गेम तो 37वां जो नेशनल गेम का आयोजन किया गया था वो 2023 के अंदर किया गया था। अगर पूछा जाए कि 2023 का नेशनल गेम था उसका आयोजक कौन सा राज्य रहा, तो बच्चों ध्यान रखना है इस नेशनल गेम का आयोजक गोवा स्टेट था, जबकि जो नेशनल गेम 37वें नंबर का था उसका शुभंकर पूछे तो ध्यान रखना है मोगा इस नेशनल राष्ट्रीय खेल का शुभंकर घोषित किया गया था। अगर आगे की बात करें तो अब अगला जो नेशनल गेम होना है वो 2029 के अंदर होना है, और 2029 के नेशनल गेम का जो आयोजन किया जाएगा वो भारत के मेघालय स्टेट में किया जाएगा। यानी 39, 38 और 37 तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कौन सा नेशनल गेम किस राज्य में आयोजित किया गया, अगर पूछा जाए कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में रहा, तो 38वें जो नेशनल गेम का आयोजक स्टेट रहा था वो भारत का कौन सा स्टेट रहने वाला है, उत्तराखंड, अर्थात अपना जो आंसर है वो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इससे आगे क्वेश्चन की बात करें तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई। देखो यहां से भी बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अगर महापुरुषों की जयंती से रिलेटेड बात करें तो काफी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ ले कि 2025 के अंदर महात्मा गांधी की कौन सी जयंती का या कौन सी जयंती की वर्षगांठ बनाई गई, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड भी ध्यान रखना है।
अगर पूछा जाए 2025 के अंदर बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती रही, तो बच्चों यहां से भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए 2025 के अंदर बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती या कौन सी वर्षगांठ बनाई गई, या फिर क्वेश्चन पूछ ले 2025 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती बनाई गई, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल का कौन सा जन्मदिन का आयोजन या कौन सी जयंती या कौन सी वर्षगांठ का आयोजन 2025 के अंदर किया गया। या फिर क्वेश्चन पूछ ले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा जन्मदिन 2025 के अंदर आयोजित किया गया, या फिर राष्ट्रगान की कौन सी वर्षगांठ का आयोजन 2025 में किया गया। 2025 में राष्ट्रगान की कौन सी वर्षगांठ का आयोजन किया गया, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर पूछ ले 2025 में राष्ट्रगान का कौन सा आयोजन था, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2025 में कौन सी जयंती थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती 2025 में बनाई गई, बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती 2025 में बनाई गई, या फिर पूछ ले अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का कौन सा जन्मदिन वर्ष 2025 में आयोजन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी यानी जो भी मोस्टली महत्वपूर्ण जो भारत के नागरिक हैं या भारत के वो महापुरुष जो विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, उनसे रिलेटेड 2025 के अंदर जो जयंती है उन जयंतियों से रिलेटेड काफी बार सेंटर के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एनटीपीसी 12th और ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो एनटीपीसी 12th और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ये क्वेश्चन बने थे कि भाई कौन सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2025 की वर्षगांठ कौन सी रही। तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें हमने मोस्टली वो महापुरुष उठाए जो ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अगर बात करें कि अटल बिहारी वाजपेयी की या फिर महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की 2025 की जो वर्षगांठ रही थी वो बच्चों ध्यान रखना है 156वीं जयंती के रूप में सन 2025 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती का आयोजन किया गया। अगर पूछ ले महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो बच्चों ध्यान रखना है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। अगर पूछ ले जन्म स्थान कौन सा था, तो महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान था वो था पोरबंदर, और ये शहर पड़ता है भारत के गुजरात राज्य में। अगर बात करें कि महात्मा गांधी की जयंती कब बनाई जाती है, तो बच्चों ध्यान रखना है महात्मा गांधी की जयंती हर वर्ष 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है, जिसे बापू महात्मा या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, अर्थात महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित करने वाला व्यक्ति कौन है, तो बच्चों ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। अगर बात करें कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो ध्यान रखना है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगर ब्रिटिश से पूछा जाए कि भाई ब्रिटिश काल में किसे केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो बच्चों ध्यान रखना है ब्रिटिश शासन काल के दौरान महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, और ब्रिटिशों से प्राप्त उपाधि थी जिस उपाधि को महात्मा गांधी ने एक बड़ी ट्रेजरी, एक बड़ी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापिस लौटा दी थी। यहां से भी हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने, या फिर पूछा जाएगा केसर ए हिंद की उपाधि वापिस करने वाला महापुरुष कौन था, तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिशों से प्राप्त उपाधि को वापिस सौंप दिया था। तो महात्मा गांधी की 156वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है 2025 के अंदर। उसके बाद बिरसा मुंडा से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं, अर्थात वो बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए बिरसा मुंडा की 2025 के अंदर कौन सी जयंती का आयोजन किया गया, तो बिरसा मुंडा की भी 2025 के अंदर 150वीं जयंती बनाई गई। अगर बात करें बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष, तो ध्यान रखना है बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को होता है, और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है। बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार 2021 के अंदर घोषणा करती है कि हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में बनाया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि बताओ जनजाति गौरव दिवस कब बनाया जाता है, तो आंसर रहने वाला है 15 नवंबर। अगर पूछा जाए किस महापुरुष के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में बनाया गया, तो ध्यान रखना है बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में 2021 से बनाया जा रहा है, और 150वीं वर्षगांठ का आयोजन सन 2025 के अंदर बिरसा मुंडा की जयंती करा। उसके
उसके बाद बात आई सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड कि भाई सरदार जो वल्लभ भाई पटेल है उनकी अगर बात करें तो 2025 के अंदर कौन सी जयंती रहने वाली है, तो बच्चों ध्यान रखना है इनकी भी कौन सी जयंती है, 150वीं जयंती रहने वाली है। अर्थात अपने क्वेश्चन का तो आंसर मिल चुका है। अगर पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सन 2025 के अंदर कौन सी जयंती मनाई गई, तो आंसर रहने वाला 150वीं जयंती। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता यानी भारतीय संविधान का जनक या संविधान का पिता कहा जाता है। अगर बात करें अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, तो बच्चों ध्यान रखना है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया जाता है। अगर पूछ ले 2025 के अंदर कौन सी जयंती बनाई गई, तो ध्यान रखना है 136वीं जयंती का आयोजन सन 2025 के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का होने जा रहा है। 14 अप्रैल को जयंती बनाई गई, 136वीं जयंती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद अगर पूछा जाए कि राष्ट्रगान जो है उस राष्ट्रगान की वर्षगांठ 2025 के अंदर कौन से क्रम की रही, तो ये भी कौन से क्रम की है, 150वीं वर्षगांठ का आयोजन सन 2025 के अंदर राष्ट्रगान का रहा। अगर बात है अटल बिहारी वाजपेयी जी से, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की 2025 के अंदर 100वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। 100वीं वर्षगांठ का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा, जबकि राष्ट्रगान की 150वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। अंबेडकर की 136वीं जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 150वीं जयंती का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की बात करें तो 156वीं जयंती सेलिब्रेट की गई। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, और बिरसा मुंडा की जो जयंती है 15 नवंबर वो जनजाति गौरव दिवस के रूप में बनाई गई। देखो अगर बात करें ये जो कंसेप्ट है या फिर ये जो महापुरुषों से जन्मदिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो छुपा रुस्तम क्वेश्चन बोल सकते हो। छुपा रुस्तम अर्थात ऐसे क्वेश्चन जो आपको 2 या 3 लाख बच्चों को क्रॉस करके आगे ले जाया जा सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करके चलोगे तो अपने को सिलेक्शन देना ज्यादा आसान रहेगा। और जो एनटीपीसी और जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 12th और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इन क्वेश्चनों का दबदबा काफी ज्यादा रहा था। अब आगे एसएससी जीडी या रेलवे डी ग्रुप या फिर दिल्ली पुलिस की बात करें तो इन वैकेंसियों के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। तो अपने को मेनली टारगेट करके चलना है इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपना जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है 18 नंबर, वो क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस बैंक का, यानी भारत का कोई बैंक है उस बैंक का नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक किया जाएगा। यानी हाल ही में अपने भारत की कोई एक बैंक है, उस बैंक का नाम बदल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक नाम किया गया। तो बच्चों यहां से इकोनॉमिक्स के मोस्टली क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है, यानी अपने एक बैंक का नाम बदला गया है और वो बैंक जो रहने वाला है वो नैबफीड करके बैंक है। अगर नैबफीड बैंक की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सर इसका पुराना नाम क्या था, जो हाल ही में इसका नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया है, उस बैंक को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, या फिर इस बैंक की स्थापना कब हुई। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस बैंक का जो पुराना नाम था वो था नेशनल बैंक फाइनेंशियल, नेशनल बैंक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी इसको प्राचीन समय में अगर बात करें तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से जानते थे। जिसकी स्थापना की बात करें तो 2021 के एक्ट की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना 2021 में होती है। खास करके अधिनियम ध्यान रखना है बच्चों, इसका जो एक्ट था वो 2021 का एक्ट था और स्थापना वर्ष भी 2021 की थी। अब हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया। अगर नाम बदलने की बात करें तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। अब नाम बदलने की नौबत क्यों आई, तो बच्चों यहां से भी ध्यान रखना है कंसेप्ट, क्योंकि नाम इसलिए बदला गया कि भारत के अंदर ऐसा कोई बैंक नहीं है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रोवाइड करवा सके। यानी भारत के अंदर ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ग्लोबल फाइनेंशियल
ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। और इस बैंक को भारत सरकार का उद्देश्य है कि ग्लोबल फाइनेंशियल अथॉराइज्ड के अंदर शामिल किया जाए। जैसे अगर बात करें कि ग्लोबल फाइनेंशियल के लिए कोई प्रसिद्ध बैंक कौन सा है, तो अपना जो ग्लोबल फाइनेंशियल के लिए प्रसिद्ध बैंक है वो एडीबी बैंक है। अगर एडीबी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो यहां से भी लेटेस्ट आंकड़ों पर आधारित काफी क्वेश्चन बने। अगर बात करें कि एडीबी बैंक का नाम क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ये बैंक ग्लोबल फाइनेंशियल या ग्लोबल फाइनेंशियल शाखा है। दूसरी बात करें कि एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो बच्चों अगर एडीबी की स्थापना से रिलेटेड बात करें तो एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो तारीख है 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को एडीबी बैंक की स्थापना की गई थी। अगर बात करें कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो बच्चों ध्यान रखना है एडीबी बैंक का मुख्यालय मनीला के अंदर है, और ये मनीला जो जगह पड़ती है फिलीपींस देश की है। यानी अगर इस एडीबी का उद्देश्य की बात करें तो एडीबी वो संस्था है जो एशिया महासागर या फिर एशिया महाद्वीप व प्रशांत क्षेत्र के अंदर, एशिया महाद्वीप व प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तकनीकी व वित्तीय सहायता, यानी बात हुई कि ग्लोबल फाइनेंशियल ब्रांच है एडीबी करके, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को की गई। इस बैंक की जो मेन ब्रांच है, हेड ऑफिस की बात करें तो मनीला फिलीपींस के अंदर है। और अगर पूछ ले इस ब्रांच के अंदर या फिर इस शाखा के अंदर कुल कितने देश शामिल है, यहां से मोस्टली क्वेश्चन बढ़ने ही वाला 100%। अगर पूछे कुल कितने देश शामिल है तो वो तो ध्यान रखना है एडीबी ब्रांच के अंदर कुल 69 देश पार्टनरशिप है, यानी सहयोगी देश है। अब यहां से कौन से क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन बढ़ने वाला है कि भाई नया देश कौन सा है जिसने एडीबी की अध्यक्षता या फिर एडीबी की सदस्यता ग्रहण करी, अर्थात जो 69 नंबर देश कौन सा रहा जिसने एडीबी की सदस्यता ग्रहण की, या फिर किस बैठक के दौरान एडीबी की 69वां देश शामिल हुआ, या फिर अगर बात करें कि 2025 की एडीबी की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, और अगर बात करें आगे जो 2026 के अंदर एडीबी की बैठक होनी है वो बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। या फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि एडीबी के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो या तो नाम पूछेगा कि कौन है वर्तमान अध्यक्ष, या फिर क्रम पूछेगा कि कौन से नंबर के वर्तमान अध्यक्ष एडीबी ब्रांच के। तो अगर एडीबी 69वें सदस्य देश की बात करें तो एडीबी की नया जो सदस्य देश शामिल हुआ है उस देश का नाम इजराइल है। अगर बैठक की बात करें तो एडीबी की 58वीं बैठक के अंदर ये देश शामिल हुआ। अगर बात करें 2025 की 58वीं जो बैठक हुई उस बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ, तो ध्यान रखना है बच्चों ये मिलान शहर में हुआ था जो इटली देश का शहर है। यानी एडीबी की 58वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया गया, तो इटली के मिलान शहर में 2025 की एडीबी की बैठक का आयोजन किया गया। जिस बैठक में अब यहां से मोस्ट क्वेश्चन बनने वाला है, अगर पूछ ले 2025 की जो एडीबी की बैठक थी उस बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ, यानी इस बैठक में भाग लेने वाला भारतीय कौन था, तो बच्चों ध्यान रखना है अपने भारत सरकार के अंदर बनी पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 58वीं एडीबी की बैठक में शामिल होने वाली भारतीय, अर्थात भारत की तरफ से जो शामिल हुआ था वो अपने भारत सरकार के अंदर पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 58वीं एडीबी की बैठक में मिलान इटली में शामिल हुई। तो यहां से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडीबी के अंदर कुल कितने देश हैं, नया देश कौन सा है। उसके बाद बात बची कि 2026 की एडीबी की बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा, तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की 2026 की जो बैठक का आयोजन किया जाएगा वो ताशकंद शहर में किया जाएगा। और ये जो ताशकंद शहर है ये कौन से देश का शहर है, तो ध्यान रखना है कजाकिस्तान का। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई। मनीला फिलीपींस में इस एडीबी बैंक का हेड ऑफिस है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो वो तो ध्यान रखना है एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशिया महाद्वीप के विकासशील बैंकों की श्रेणी में शामिल बैंक है एडीबी, जो ग्लोबल फाइनेंशियल बैंक भी कहलाता है। अब बात रही कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है।
अगर एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष है मसातो कांडो करके, जो कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री मसातो कांडो वर्तमान में एडीबी ब्रांच के हेड है। अगर बात करें कि मसातो कांडो कौन से नंबर के एडीबी के हेड बनने वाले हैं, तो मसातो कांडो 11वें एडीबी के अध्यक्ष थे। अगर बात करें कि इन्होंने ये पद ग्रहण कब किया, तो बच्चों ध्यान रखना है फरवरी 2025 के अंदर एडीबी के नए अध्यक्ष मसातो कांडो ने पद ग्रहण किया था। तो वेरी वेरी मोस्टली क्वेश्चन है, एडीबी से रिलेटेड ध्यान रखना है। और अपने भारत के एक बैंक का नाम बदल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया, जिस बैंक की स्थापना सन 2025 ईस्वी में हुई। अब यहां से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अगर उसमें बात करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो अपना ऑप्शन रहने वाला है सिडबी करके। काफी बार यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अगर सिडबी बैंक की बात करें तो इस सिडबी बैंक को किस नाम से जानते हैं, या फिर पूछा जाता है कि सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई, तो इस बैंक को स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। यानी इंडिया की ऐसी ब्रांच जो लघु या फिर सूक्ष्म उद्योग को विकास में सहयोग करे। लघु या सूक्ष्म उद्योगों के विकास में सहयोगी जो ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम सिडबी करके। अगर बात करें सिडबी बैंक या सिडबी ब्रांच की स्थापना कब हुई, तो बच्चों ध्यान रखना है 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को सिडबी बैंक की स्थापना की जाती है। इसके हेड ऑफिस की बात करें तो सिडबी बैंक का हेड ऑफिस जो रहने वाला है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। यानी लघु या फिर छोटे उद्योगों को विकसित करने के लिए या फिर छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए भारत सरकार ने 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से सिडबी की स्थापना की गई, जिस सिडबी का मेन ऑफिस मुंबई में रखा गया। उसके बाद जो सेकंड अपना ऑप्शन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें, नाबार्ड से भी काफी बार क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर ग्रामीण या फिर कृषि व ग्रामीण विकास बैंक कौन सा है, यानी ऐसा बैंक जो एग्रीकल्चर को सहायता प्रोवाइड करवाता है या फिर रूरल एरिया को सहायता प्रोवाइड करवाता है, वो बैंक है नाबार्ड करके। अगर नाबार्ड से रिलेटेड बात करें तो नाबार्ड का पूरा नाम भी काफी बार पूछा जाता है। तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एक तो नाबार्ड की फुल फॉर्म ध्यान रखना है, रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरी बात रही कि भाई नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बार बार बनता है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड ब्रांच की स्थापना की जाती है। इस नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो बच्चों ध्यान रखना है डॉक्टर शिव रमन समिति की सिफारिश पर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी वो ब्रांच भारत की जो ग्रामीण और कृषि वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है, उस ब्रांच को नाबार्ड के नाम से जानते हैं। 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है डॉक्टर शिव रमन समिति की सिफारिश पर। और हाँ, भारत की वो पहली ब्रांच है जिसने केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे पहले जो लोन प्रोवाइड करवाया था, वो ब्रांच रहने वाली है अपनी नाबार्ड। अर्थात जो किसान क्रेडिट कार्ड में सबसे पहले जो लाभान्वित ब्रांच थी वो नाबार्ड द्वारा लाभान्वित थी। अर्थात सबसे पहले जो लोन प्रोवाइड करवाया गया था केसीसी के अंदर, वो नाबार्ड संस्था के द्वारा करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इकोनॉमिक्स आधारित क्वेश्चन है, काफी बार स्थापना वगैरह पूछी जाती है। तो अपने सिडबी का कंसेप्ट क्लियर हुआ, नाबार्ड का कंसेप्ट क्लियर हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो नया बैंक स्थापित किया गया है जिसमें भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल फाइनेंशियल प्रोवाइड करवाना है, उस बैंक के बारे में भी बात की। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो यहां से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं भाई इंडेक्स से रिलेटेड। अगर भारत की बात करें तो विश्व में भारत कौन से स्थान पर है, यहां से काफी क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर बात करें जैसे इंडेक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ध्यान रखना है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है। ग्लोबल
फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? यहां से भी, और अभी पूछा गया भाई एनटीपीसी के अंदर यहां से क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो जल व जलवायु परिवर्तन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही? ये रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम में, तो अपनी जो भारत की रैंक है वो ध्यान रखनी है। अगर पूछ ले भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक रही, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था, या फिर पूछ ले कि भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा, या फिर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई नेट शट डाउन में भारत की कौन सी रैंक रही, नेट शट डाउन में भारत की रैंक, या फिर नेट शट डाउन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, या फिर पूछ ले कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था, मानव विकास सूचकांक इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक थी, या फिर क्वेश्चन पूछ ले, ये रैंक से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर बात करें रैंक की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था, उसके बाद दूसरा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक थी, मानव विकास सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक रही, या फिर विश्व शांति सूचकांक की बात करें यानी वर्ल्ड पीस इंडेक्स, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही, तो ये भी ध्यान रखना। और ये जो आंकड़े हैं 2025 के आंकड़े। अगर बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा, तो बच्चों ध्यान रखना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यानी सबसे ताकतवर सेना में भारत की चौथी रैंक रहती है, और इसमें जो प्रथम स्थान रहा था वो ध्यान रखना है अमेरिका देश का रहा था। तो अगर फर्स्ट रैंक पूछे तो अमेरिका की है, जबकि भारत की रैंक पूछे तो भारत का चौथा स्थान है। उसके बाद जल व जलवायु परिवर्तन इंडेक्स में भारत की रैंक पूछे तो बच्चों ध्यान रखना है अपना भारत जल व जलवायु परिवर्तन इंडेक्स में संपूर्ण विश्व में 10वीं रैंक पे रहा था। अगर बात करें इसमें, अगर पहली रैंक की बात करें कि भाई जल व जलवायु परिवर्तन में जो पहली रैंक थी उस फर्स्ट रैंक में कोई भी देश शामिल नहीं हुआ था, सेकंड रैंक भी किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुई, थर्ड रैंक भी खाली थी। उसके बाद जो फोर्थ रैंक थी वो डेनमार्क देश की थी, अर्थात चौथा स्थान डेनमार्क का है। जबकि अपने भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान है 10वां स्थान, यानी भारत अगर बात करें तो जल व जलवायु परिवर्तन में 10वें स्थान पर है। उसके बाद जो तीसरी रैंक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की, कि भाई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की जो रैंक रही थी वो 96वीं रैंक रही थी, और इसमें जो फर्स्ट रैंक रही थी वो बच्चों ध्यान रखना है डेनमार्क देश था, यानी पहली रैंक डेनमार्क की है। और भारत की अगर बात करें तो 96वीं रैंक थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशहाल देशों में भारत की रैंक की बात करें 115वीं रैंक है। अगर इसके अंदर प्रथम रैंक की बात करें कि विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर फर्स्ट रैंक कौन से देश की रही, तो बच्चों ध्यान रखना है नॉर्वे देश की पहली रैंक रही थी। और अगर नॉर्वे की राजधानी पूछे तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और अगर पूछ ले इसमें बॉटम पे कौन रहा यानी सबसे अंतिम स्थान किसका रहा, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर आखिरी जो रैंक रही थी वो अफगानिस्तान देश की थी। अफगानिस्तान लास्ट रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे है। और उसके बाद अपने भारत की रैंक की बात करें तो भारत की 115वीं रैंक रही थी। नेट शट डाउन में भारत की जो रैंक रहती है वो नेट शट डाउन में अपने भारत की संपूर्ण विश्व में 1 नंबर रैंक यानी अर्थात पहली रैंक रही थी। उसके बाद बात करें मानव विकास सूचकांक की, मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत की जो रैंक रही थी वो 130वीं रैंक रही थी। और इसमें अगर प्रथम स्थान की बात करें तो जो सबसे पहला देश है वो देश है फिनलैंड, यानी फिनलैंड की अगर मानव विकास सूचकांक की बात करें तो फर्स्ट रैंक है। देखो इसमें नॉर्वे नहीं रहेगा, इसमें भी फिनलैंड रहेगा। यानी अगर बात करें खुशहाल देशों में पहली रैंक कौन से देश की रही है तो बच्चों ध्यान रखना है ये आंसर भी अपना फिनलैंड रहने वाला है। और 130वां स्थान रहा था मानव विकास सूचकांक इंडेक्स के अंदर, 130वीं रैंक अपने भारत की रही थी। और अगर बात करें कि भाई अगर बात करें कि भारत की अगर कौन सी रैंक रही थी तो 130वीं रैंक रही थी। और उसके बाद अगर बात करें कि जो प्रथम स्थान कौन से देश का रहा था
तो ध्यान रखना है प्रथम स्थान रहा था फिनलैंड देश का। और वर्ल्ड पीस इंडेक्स शांति सूचकांक के अंदर बात करें तो अपने भारत की रैंक 115वीं रही थी। और एक वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक पूछे तो आंसर क्या रहने वाला है, 151 रहने वाला है। अब यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जल व जलवायु परिवर्तन इंडेक्स में भारत की रैंक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, नेट शटडाउन इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक इंडेक्स, वर्ल्ड पीस इंडेक्स शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा था। या फिर अगर पूछ ले कि विश्व का सबसे खुशहाल देश बताओ तो फिनलैंड रहने वाला है। विश्व का सबसे कम खुशहाल देश की बात करें तो अफगानिस्तान देश रहने वाला है। और अगर प्रेस इंडेक्स यानी समाचार स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा तो अपना आंसर रहने वाला है 151वां स्थान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना एक वो बुक से रिलेटेड है और बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो इस बुक के जो राइटर थे, लेखक थे, वो लेखक थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और अगर पूछ ले इस पुस्तक को कब लिखा गया तो बच्चों ध्यान रखना है इस पुस्तक को लिखा गया था 1867-68 के अंदर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और अगर पूछ ले इस बुक का लिखने का उद्देश्य क्या था तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर पूछ ले भारत में प्रथम प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की आय का आंकलन करने वाला, प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो भारत में सबसे पहले हर व्यक्ति की आय का आंकलन करने वाला था दादा भाई नौरोजी, जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के नाम से बुक में किया गया। 1867-68 की बात है। और उस टाइम 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई गई थी हर एक भारतीय नागरिक की। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर बात करें दादा भाई नौरोजी से, इसे भारत का महापुरुष कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि बताओ किस भारतीय व्यक्ति को भारत का महापुरुष कहा जाता है, या फिर इसे द ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन यानी भारत का वृद्ध आदमी किसे कहा जाता है, तो भी बच्चों ध्यान रखना है भारत का वृद्ध आदमी भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और जो अपने कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को, उस कांग्रेस की स्थापना के संस्थापक सदस्य, कांग्रेस स्थापना में जो संस्थापक सदस्य थे उन संस्थापक सदस्यों में भी शामिल थे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद बात करें कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो पहले भारतीय भी दादा भाई नौरोजी थे। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले किस व्यक्ति को चुना गया या सदस्य के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया, तो बच्चों ध्यान रखना है ब्रिटिश के अंदर पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। और अगर पूछा जाए कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, तो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नौरोजी है। 1886, 1893 और 1906 को दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। काफी बार यहां से क्वेश्चन बढ़ते हैं कि 1886 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, या फिर लाहौर के अंदर 1893 के अध्यक्षता करने वाले कौन थे, या फिर 1906 का जो अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का किस शहर में आयोजित किया गया। तो अगर बात करें दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 और 1906। 1886 का अधिवेशन कोलकाता में, 1893 का अधिवेशन लाहौर के अंदर और 1906 का जो अधिवेशन का आयोजन किया गया था वो भी कोलकाता शहर में किया गया था। यानी अपना क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो दादा भाई नौरोजी रहने वाला है। उसके बाद देखो सुभाष चंद्र बोस की बुक की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की बुक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। तो अगर पूछ ले इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो बच्चों ध्यान रखना है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी है। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम की बात करें तो महात्मा गांधी की एक चर्चित बुक है हिंद स्वराज करके ध्यान रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर की बुक की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पुस्तक जिसे
नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था गीतांजलि करके। अगर पूछा जाए भारत का वो पहला व्यक्ति कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भारत का जो सबसे पहला व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया वो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहला भारतीय। अब यहाँ से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन बनते हैं और बुक और ऑथर अपने खास करके दिल्ली पुलिस के सिलेबस में दे भी रखा है कि कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई या कौन सी पुस्तक किस लेखक पर आधारित पुस्तक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एनटीपीसी या फिर जो एक साल के अंदर जितने भी सेंट्रल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की हेडलाइन बनाकर ऐसे ऑप्शन डिसाइड करें जिससे जो भी ज्यादा चर्चित क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन हर कंसेप्ट में करवाए जाएं। तो अपने जो हर एक क्वेश्चन के पीछे लगभग 20-25 क्वेश्चन ऐसे मोस्टली क्वेश्चन निकालने की कोशिश की जा रही है जो क्वेश्चन ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है या फिर वो क्वेश्चन जो ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है या फिर एक साल के अंदर एग्जाम के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पर आधारित बेस जितने भी टाइप के क्वेश्चन बढ़ते हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाए। अगर बात करें तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल काफी बार पूछी जाने वाली पुस्तक है। इस बुक के लेखक कौन है या फिर ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किया गया था या फिर सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने वाला महापुरुष कौन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आप बात करें आगे आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन भी करंट जीके पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, यानी अपनी लगभग 3 या 4 क्लास लगातार ऐसी क्लास बनने वाली है जिस क्वेश्चनों में वो क्वेश्चन ज्यादा मोस्टली बनाएंगे जो क्वेश्चन ज्यादा बेस आधारित है, जो एक साल के एग्जाम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए या फिर दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर जो 2024 और 23 के आंकड़े बनाए गए थे करंट जीके से, उन्हीं आंकड़ों को 23-24 के साथ साथ हम 25 को भी सोल्व करते चलेंगे। 2025 में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सभी बच्चे अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ब्रेन बिट क्लासेज को सभी बच्चे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें जिससे हर एक बच्चा अपनी तैयारी अच्छी ढंग से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।